नमस्कार शोधार्थियों। कथाकारों के क्रम में, उनके श्रृंखला में आज मैं कृष्णा सोपती जी की एक चर्चित लंबी कहानी ऐ लड़की, इसकी कुछ समीक्षा, कुछ ज़रूरी बिंदुओं पर आपसे बातचीत करने आई हूँ। शोधार्थियों, ये तो मैं मानकर चलूँ कि कहानी आप पढ़ ही लेंगे। कहानी पढ़ने और बुनने के बीच में जिन बारीकियों का, जिन सलीकों और तरीकों को आपको अपनाना है, आज मैं ये कहानी बताते समझाते हुए इस पर भी बात करूँगी। शोधार्थियों, ये कहानी है माँ बेटी की, ठीक वैसे जैसे कि रेत समाधि उपन्यास। ये कहानी बहुत पहले आई, तो निश्चित तौर पर इस कहानी की जो आधार भूमि है, जो पृष्ठभूमि है, जो विचारों और दृष्टियों की टकराहट है, या जो माँ बेटी के बीच उनके जीवन मूल्यों को लेकर उनकी आपसी नोक-झोंक है, मैं उस पर भी बात करूँगी। और मैं ये पढ़ते हुए ऐ लड़की ये पहले भी पढ़ी थी विद्यार्थी जीवन में भी, और जब मुझे लगा कि आपसे इसकी कुछ समीक्ष विषय वस्तु पर, कुछ केंद्रीय विषय वस्तु पर, कंसेप्ट पर बात करूं, तो फिर से पढ़ी मैंने। और फिर मुझे लगा कि इसमें केवल टकराहट नहीं है, नोक-झोंक नहीं है, पारस्परिक लगाव, जुड़ाव, अपनाव, एक पारस्परिक समझ माँ बेटी को लेकर, माँ बेटी के संबंधों को लेकर अनूठी कहानी है और इस पर बात होनी चाहिए। शोधार्थियों, ये कहानी माँ बेटी के रिश्तों की उलझन भरी बारीकियों को, उनके जीवन में दिन प्रतिदिन दिनचर्या में जो जटिलताएं आ रही हैं, बड़े ही धैर्य के साथ, बड़े संतुलन और संयम के साथ कृष्णा सोपती जी सुलझाती चलती हैं और एक नया आयाम देती हैं इस कहानी में, उन रिश्तों को एक नया मुकाम देती हैं। माँ बेटी के संबंध सुई तागे की तरह होते हैं, ऐसा मैं कहा करती हूँ प्रायः क्लासरूम में भी, क्योंकि माँ बेटी के संबंधों में, आपसी समझ में गहरा लगाव और जुड़ाव होता है। जैसे स्त्री पुरुष है, घर परिवार है, या संतान में भी अगर स्त्री है, तो जो स्त्री संतान है उससे उसके घर परिवार का, उसके माता पिता का या उसके संबंधों का जो पारस्परिक, क्या कह सकती हूँ, जो पारस्परिक मेल भाव है, जुड़ाव है या टकराहट है, इस सब की गहन पड़ताल है ये कहानी ऐ लड़की। स्त्री के अपने चुनाव होते हैं, उसकी अपनी निजता होती है, कंफर्ट जोन जिसे मैं कहती हूँ, उसकी अपनी आज़ादी को लेकर, अपने जीवन मूल्यों को लेकर, अपने स्वतंत्रता को लेकर कुछ सवाल होते हैं। कृष्णा सोपती जी उन्हें भी उठाती हैं। मृत्यु की छाया में जीवन से जुड़े जो जलते चुभते प्रश्न हैं, या संबंधों के बीच जो दुराव है, छिपाव है, उस पर भी मंथन है इस कहानी में, उस पर भी एक विचार विमर्श, मैं तो कहूँगी फलसफे के तौर पर, एक दार्शनिक ऊंचाई के तौर पर भी ये देखने को भी हमें मिलता है। एक स्त्री के समग्र जीवन की, उसके समग्र जीवन की, उसके उतार चढ़ाव की, जीवन में उसके रहन सहन, बोल बर्ताव, अनुभवों का निचोड़ और निष्कर्ष इतनी विश्वसनीयता के साथ और इतने अर्थों की अनुगूंज के साथ कृष्णा सोपती जी इस कहानी में लाती हैं। तो ये अलग बात है, मतलब देखने, सुनने, समझने में विरोधी दिखने जैसी या विपरीत दिखने जैसी स्त्री संतानें यानी बेटियां केवल भौतिक और शारीरिक रूप में ही नहीं, माँ के जीवन के निष्कर्षों की भी, मतलब माँ के जीवन में जो उतार चढ़ाव होते हैं, उथल पुथल होती है, उसकी भी एक लॉजिकल, एक तार्किक परिणति हैं बेटियां। इसीलिए माँ बेटी का संबंध
रिश्ता असहज होकर भी कितने भी दुराव आए, कितने भी पारस्परिक टकराहट हो, द्वंद्व हो, है ना, उन तमाम बेचैनियों के बाद भी अंततः दोस्ती में तब्दील हो जाती है और दोनों एक दूसरे के प्रति सबसे सच्ची सहृदयता को लेकर, समझ को लेकर और एक दूसरे के प्रति जो आदर सत्कार, मान, मनुहार, सम्मान का भाव है, वह भी दोनों के बीच बढ़ता है, फलता है। शोधार्थियों, इस कहानी को आपने पढ़ते हुए आपने जाना होगा कि मृत्यु के करीब पहुंची एक उम्रदराज मध्यम वर्गीय महिला है, उसकी मनस्थितियां हैं, उसका मनोविज्ञान है और धीरे धीरे जीवन पर से, जिंदगी के रहन सहन, जीवन के स्पंदन से उसकी पकड़ ढीली होती जा रही है। उसके पास अब केवल स्मृतियां हैं, अपनी सुधियां हैं और स्मृतियों का अंतहीन खजाना ही दरअसल, संग्रहालय ही दरअसल हमें जिंदा रखता है, हमें जिजीविषा से भरपूर करता है, हमें जीने की इच्छा हम में भरता है। तो स्मृतियों का एक तहखाना है उसके जीवन में। घर परिवार में गहरे धंसती हुई एक स्त्री, परिवार से किस तरह से बदले में कुछ नहीं मिलना, एक निराश हताश जीवन जीना और एक दिनचर्या में क्या कह सकते हैं, मोनोटोनस जैसा रहना कि अपेक्षा में, उम्मीद में स्त्रियां बदले में कुछ नहीं पाती हैं। तो आसन्न मृत्यु का एहसास भी उसके जीवन के बाकी बचे पलों को भी जैसे लगता है कि जीने से रोक रहा है, टोटलिटी में जीने से रोक रहा है। ठीक, तो इस कहानी की मुख्य चरित्र जो है वो माँ है। माँ गिर जाती हैं, कूल्हे की हड्डी टूट जाती है, अब चलने फिरने में लाचार हैं, तो बिस्तर पर पड़े पड़े अपने पीठ पर जो घाव बन चुका है और जो गहरा होता जा रहा है, फैलता जा रहा है, तो बिस्तर पर पड़ी माँ अपने बेबसी को, कि चल फिर नहीं पा रही हैं, बिस्तर पर ही पड़ी हैं और अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय कर अपनी सुधियों में, अपनी स्मृतियों में लौट जाती हैं और हर आहट, हर आवाज़ को पहचानती, सजग रहती हैं, चौकन्नी होती हैं। चूँकि केंद्रित कर दिया है ना उन्होंने, अपने ज्ञान इंद्रियों को केंद्रित कर दिया है, तो सजग हो जाती हैं, चौकन्नी हो जाती हैं क्योंकि बिस्तर पर पड़ी हुई हैं। पिता पहले ही गुजर चुके हैं। तो माँ ने एक संयमित और व्यवस्थित जीवन जिया है, भरपूर जीवन जिया है और खुले दिल दिमाग की है माँ। बीमारी की अवस्था में भी माँ को हंसी मजाक करना आता है, जीवंत बनी रहना चाहती है माँ। बीमारी की अवस्था में ही प्रायः सुना जाता है कि जो बुजुर्ग हो गए, जो वृद्धजन हैं, वो अपनी लाचारी से, अपनी बेबसी से, अपने स्वभाव से दुखड़ा ज़्यादा रोते हैं। अपनी उस हताश निराश जीवन की सांझ में अपने जीवन का दुखड़ा ज़्यादा रोते हैं, रोना ज़्यादा रोते हैं। लेकिन ए लड़की की माँ, कहानी की माँ में गजब का आत्मसंयम है, सेल्फ कंट्रोल जिसे मैं कहती हूँ, कि उसे अपने जीवन पर भरोसा है, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। तो वो भरोसा है, वही उसका आत्मबल है, वही उसका आस विश्वास है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, दुनिया जीने लायक है, बहुत खूबसूरत है। घर परिवार में जुटा रहना, जुड़ा रहना, बच्चों से जुड़ा रहना और घर परिवार को संजोए रखना एक सुंदर और सार्थक जीवन बनाता है। माँ को अभी भी इस पर भरोसा है, इस संजीवनी शक्ति पर भरोसा है, क्योंकि वह एक जिंदा दिल इंसान है। भले ही बुजुर्ग है या बीमार है, तो इस हारी बीमारी में भी वो अपनी चुहलबाजी और अपने खिलंदड़पन को नहीं भूलती। माँ वो इन विषम परिस्थितियों में भी जीवन पर भरोसा बनाए रखती है, संबंधों पर भरोसा बनाए रखती है, घर परिवार को संजोने और उन स्मृतियों की, सुखद स्मृतियों की वजह से अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाए रखती है, कायम रखती है। आगे बढ़ती हूँ। कहानी की मम्मू एक कठिन स्थिति में है। उसके मन में सोच विचार और स्मृतियों की लहरें उठती गिरती हैं, कभी नकारात्मक भी हो जाती हैं तो कभी कुछ पॉजिटिव थॉट भी आते हैं उसको।
और वो अपने इस दौर में जब शरीर उसका साथ छोड़ने लगता है, इंद्रियां ज़्यादा सजग और सक्रिय हो जाती हैं, तो मन की खिड़कियों से, सुधियों के संग्रहालय से अच्छे बुरे दिनों को की ताका झांकी लग जाती है, अच्छे बुरे दिनों को याद करती है, समय है उसके पास। माँ के विचार मृत्यु पर केंद्रित नहीं है, ठीक। इसीलिए बेटी भी जानबूझकर माँ की किसी बात के सिरे को पकड़कर उसे अच्छी यादों की तरफ मोड़ना जानती है। स्त्रियां संतानें माँ का प्रतिबिंब होती हैं, बेटियां माँ का प्रतिबिंब होती हैं, और माँ के पास जो स्मृतियों का अथाह संसार है जिसमें वो बार बार लौटना चाहती है। अतीत हमेशा मोहक होता है, अतीत में हम बार बार लौटना चाहते हैं, मुग्ध कर देता है, वो हमें अपनी ओर खींचता है। तो जो स्मृतियों का अथाह संसार है माँ के पास, माँ उसमें बार बार लौटना चाहती है। तो स्मृतियाँ एक ऊन के गोले की तरह कभी लुढ़कती हैं, कभी पसर जाती हैं, फैल जाती हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तरह ही माँ उससे खींची चली जाती है अपनी सुधियों में, स्मृतियों में, जो जीवन का अविभाज्य हिस्सा है, माँ चली जाती है। अब ये स्मृतियाँ ही तो है उसके जीवन का जो एक जीवंत एल्बम की तरह है, जो सजोई हुई हैं, जिसे कोई छीन नहीं सकता, जिसे कोई चुरा नहीं सकता। अचानक ही कोई पृष्ठ खुलता है और वो उसमें खो जाती है। उसके समक्ष जब जीवन की हरी भरी घाटियां हैं, तो पतझड़ में गिरते पत्तों की तरह भी स्मृतियों का एक अनबूझा सैलाब है। मूलतः वह स्मृतियों में बिखरे टुकड़े टुकड़े जीवन को बीन रही है, चुन रही है, बीनती है माँ। यही कहानी भी है, ठीक। शोधार्थियों, आगे बढ़ती हूँ। मृत्यु चूंकि जीवन का शाश्वत सत्य है, आना ही है सबके जीवन में। हमने जीवन की भोर देखी है, हमने सवेर देखा है, तो हमें सांझ भी देखनी है, मृत्यु तो आना है। तो जीवन के साथ मृत्यु परछाई की तरह ही चलती है। मानवीय जीवन की सबसे जटिल, कुटिल, क्रूर, जैसा भी कह लें, लेकिन ये सच्चाई है कि जीवन शरीर में ही साकार होता है, पर एक ऐसी स्थिति भी आती है जब अपना ही शरीर बोझिल लगने लगता है, अपना ही शरीर बोझ बन जाता है। हम खुद को ढोने जैसी, माने मनुष्य इस यंत्रणा में भी, इस पीड़ा में भी जीवन काटता है, बिताता है, कि समय नहीं कटता, समय को काटा जाता है। तो इस यंत्रणा में भी वो मुक्ति के लिए छटपटाता है, मुक्ति की कामना करता है। शरीर तो हमारा अपना है, पर जो देह धरे को दंड, जो शरीर का दुख है, उसे भी तो हमें ही झेलना पड़ेगा। कोई दूसरा हमारी इस अकुलाहट का, हमारी इस छटपटाहट का, हमारी बेचैनी का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो सहानुभूति भी लोग दिखाते हैं, जताते हैं, पर उनकी सहानुभूति से हमारे दुख कम नहीं होते, हमारी पीड़ा, बेचैनियाँ कम नहीं होती। हाँ, वो एक संवेदना जगाते हैं, लेकिन कम नहीं होती। तो इस कहानी की जो मुख्य चरित्र पात्र है माँ को परिस्थितियों ने मृत्यु की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। वो मृत्यु से आतंकित भी है, लेकिन आतंक तो है कि मृत्यु का आना जरूरी है, अवश्यंभावी है, मृत्यु आएगी, लेकिन वो स्वाभाविकता से मृत्यु के भय को स्वीकार करना नहीं चाहती, डरना नहीं चाहती मृत्यु से। आसन्न मृत्यु के प्रति भी उसमें एक अलग तरह की निस्संगता है, जिसे मैं तटस्थता कहूँगी, कि आँख चुरा रही है जैसे, या मृत्यु के समक्ष समर्पण नहीं करना चाहती। माँ का एक भरा पूरा परिवार है, संसार है, घर संसार, बेटा बेटी हैं, बहू, पोते पोती, नाती नातिन, सब कोई है इस उसकी छोटी सी दुनिया में। लेकिन छोटी बेटी के साथ माँ रहना पसंद करती है, उसी के साथ रहती है। तो अपने पूरे भरे पूरे घर परिवार में सबकी आस, सबकी याद है माँ, और हर आहट पर माँ भी अपने भरे पूरे परिवार को एक साथ देखना चाहती है। हर माँ चाहती है, हर परिवार में हर माँ चाहती है। तो उसे हर आहट पर ही लगता है कि अब कोई लौटा है, पर कोई नहीं आता। फिर भी वो दुखी नहीं होती, दुख नहीं मनाती, किसी को कोई दोष नहीं देती, कोई शिकवा शिकायत नहीं, कोई उलाहना नहीं। बहुत ही सहनशील है। धरा, पृथ्वी और स्त्री अत्यंत सहनशील हैं।
तो अपने दुखों को पीना, अपने दुखों को जज्ब करना माँ को आता है, और वो बड़ी दिलेरी के साथ, बड़े जीवटता के साथ, बड़े साहस के साथ मृत्यु की प्रतीक्षा दिन दिन गिन कर करती है। अपना दुख दर्द छिपाती है। सबसे छोटी बेटी के साथ है, तो प्रायः वो अपनी बेचैनी, अपनी पीड़ा को माने खुद को लेकर रोना या गाना, रोने को गाना, दुखड़ा रोना, शिकायत करना, तकलीफ को बर्दाश्त करती है। और ये एक अद्भुत क्षमता है उसके अंदर, जिंदा दिल है क्योंकि। और वो मौत के विषय को भी लेकर चुगलबाजी करती है, हास परिहास करती है। तो ये दरअसल कृष्णा सूक्ति ये भी बताना चाहती हैं कि वो अपने आसपास को, अपने इर्द गिर्द को, अपने माहौल को हल्का बनाए रखती है। और स्त्रियों में अपने दर्द को सहने की गजब की क्षमता होती है, क्योंकि जो स्त्रियां प्रसव पीड़ा से गुजर चुकी हैं वो छोटे मोटे दुख, निराशा, हताशा से घबराती नहीं है। तो जिजीविषा जो है, जीवन जीने की इच्छा जो है, दरअसल मैं इस कहानी की मोटिव मानती हूँ, मूल मंत्र मानती हूँ कि कृष्णा सूक्ति जी इस कहानी में केंद्रीय, सेंट्रिक आइडिया के रूप में, केंद्रीय तत्व के रूप में जिजीविषा को लाती हैं। ठीक, इस कहानी की माँ, उसकी बीमारी, उसका दुख दर्द एक झटके में परे रखकर जिंदगी के बाकी बचे पलों को माँ अपनी इच्छा अनुसार जीना चाह रही है। तो बीमारी हो, पीड़ा हो, उससे उसने अपने को आतंकित नहीं किया। जैसा कि निराला कहते हैं, मेरा दुख भिक्षुक है, मेरा भिखारी है, मेरे आगे मेरा दुख रिरियाता है, गिड़गिड़ाता है, मैं उसे सम्राट नहीं बनाता, उसे सर पर नहीं चढ़ाता। यहाँ की माँ भी, मैंने कृष्णा सूक्ति की कहानी है, लड़की की माँ भी अपनी हारी बीमारी को, अपनी पीड़ा को अपने से चिपटा कर, लिपटा कर नहीं रखती, निर्लिप्त रखती है उसको, उससे अलग रहती है, अलग रखना चाहती है उसे। वह जीवन में, जीवन के राग रंग में इतने गहरे रची बसी है कि वो प्राचीन भारतीय विश्वासों पर भी उसको वो डगमगाती है। वो ऐसा पारंपरिक दिमाग उसका नहीं है कि जीवन और संसार माया है, मोह है, माया मोह में भी रमती है माँ। तो वो पारंपरिक दिमाग से नहीं चलती। जीवन को डूब कर पाने की उसके अंदर प्रबल इच्छा है। जीवन और संसार के हर अनोखे पल को, हर अद्भुत पल को बटोर लेना चाहती है, पूरे भरोसे के साथ, विश्वास के साथ कि भाई हर कोई इस जीवन की लड़ाई में उतरा है, देह धरे को दंड, सब हर कोई इस जीवन के समर में उतरता है। तो कुछ लोग किनारे बैठकर आनंद लेते हैं और कुछ डूबकर उसमें। तो मृत्यु ज्यों-ज्यों करीब आती जाती है, जीवन और प्रकृति के प्रति उसका क्या कह सकते हैं, उसका तिलस्म, उसका जादू, उसका आकर्षण बढ़ने लगता है कि यह पृथ्वी, यह संसार, सब कुछ कितना सुंदर, विविधतापूर्ण है ना, कितना रहस्यमयी, कितना जादुई। और मम्मू को लगता है कि वो लंबी जिंदगी जीकर जा रही है, भरपूर जिंदगी जीकर जा रही है। तो जो कुछ छूट रहा है उससे वो इस संसार की सुंदरता है, इस संसार की निरंतरता है, अमरता है। और अब भी मम्मू उससे लुब्ध है, आकर्षित है। और बेटी से कहती भी है, आकाश में उड़ते पाखी तो देखे है न तुमने, टहनियों से फूटती हरी हरी कोपलें भी देखी, बदलती रुत की हवाएं भी महसूस की होंगी, ओस जड़ी घास पर नंगे पांव तो चली हो ना, सर्दियों की गुनगुनी धूप भी सेकी होगी। लड़की, दुनिया में क्या से क्या नेमतें भरी पड़ी हैं। ये उसी राजकमल पेपर बैग से है, 2018 में, ये ए लड़की कृष्णा सूक्ति की कहानी, वहीं से ये अंश मैंने पढ़ा। तो इस कहानी की लड़की का चरित्र भी ठिरा हुआ है, ठहरा हुआ है, संयम और संतुलन से है, भरपूर है। माँ की परछाई है, उसमें भी माँ की तरह ही गजब का आत्मनियंत्रण है। वह प्रायः अपने को ढील नहीं देती, खींच कर रखती है, और माँ के प्रति अपनी भावनाओं को भी कंट्रोल में करना जानती है। भरपूर सहनशील है, माँ की तरह ही। माँ के तंज को भी कभी सुनकर कोई शिकवा शिकायत नहीं करती, कभी तीखेपन से जवाब नहीं देती। दूसरों की शिकायतों से भी वो बचती है। माँ की
देहजनिक जो तकलीफ है बीमारी की स्थिति में, तो माँ बड़बड़ाती है लगातार, बेचैनी है, देह में पीड़ा है, तो वो जो निरंतर बोलना है या चिड़चिड़ापन है, उससे भी बच्ची के, बेटी के व्यक्तित्व में कोई ज़रा सा भी फर्क नहीं आता, उसके स्वभाव में, आचरण में कोई फर्क नहीं आता। माँ की तरह, लेकिन वो माँ से थोड़ी सी अलग कैसे है कि बहुत उत्साहित नहीं रहती और न बहुत उदास होती है, वो एक संतुलन बनाकर चलती है, बहुत संयम में रहती है। वह मैदानी नदी की तरह शांत है, गंभीर है, अगर चरित्र की बात करो, या आत्मसम्मान और आत्मगौरव माँ जैसा ही उसके अंदर भरा है। मैंने बार बार कहा कि जो संतानें स्त्रियां होती हैं वो अपनी माँ की परछाई होती हैं, तो बहुत कुछ वो माँ से ही लेती हैं, वो गंभीरता, वो विस्तार, वो आत्मसम्मान, आत्मगौरव, तो वो माँ का ही निचोड़ और निष्कर्ष है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एक बार माँ बेटी से कहती भी है, यात्रा मेरी और निचोड़ तुम्हारा। माँ के समस्त घर परिवार, नेह नातों के अनुभवों और स्मृतियों को झुठलाती बेटी माँ के समक्ष चुनौती की तरह है, फाइटर भी है और चैलेंज की तरह है। वो बार बार संबोधित करती है। स्त्री होने और स्त्री जीवन की सार्थकता का एहसास वो बार बार माँ को कराती है। माँ जिस अवस्था में आज पहुंची है, माँ, बेटी बिल्कुल आधुनिक विचारों की है, आधुनिक विजन है, उसके पास अपना नजरिया है, तो माँ और बेटी इस टकराहट से बचते हैं और प्रायः चुप रहती है कि कभी कोई विरोध प्रतिरोध ना हो। माँ और बेटी का रिश्ता भी साथियों, ये मैं बताना चाहूँगी कि केवल हाड़ मांस का या बायोलॉजिकल रिश्ता नहीं होता। माँ, उसे शरीर के साथ साथ जो बेटियां होती हैं वो हमारी कल्पना होती हैं, वो हमारा सपना होती हैं। हम नाभिनाल से छूटते ही दो जुदा व्यक्तित्व होकर जीना दरअसल मानवीय नियति है, लेकिन माँ बेटी एक होती हैं, अंततः दोनों एक ही व्यक्तित्व है। कृष्णा सूक्ति ऐसा बताना चाहती हैं। अतः एक दूसरे की फोटोकॉपी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन क्योंकि कुछ तो बदलाव है, दो आइडेंटिटीज बन जाती हैं, लेकिन माँ खुद से बेटी की भिन्नता को सहजता से स्वीकार करती है, और कभी कभी वह बेटी भी खुद को भी देखती है, अपनी माँ से जीवनी शक्ति पाती है। माँ, बेटी के अकेलेपन से माँ भी चिंतित है और वो उसके जीवन में जमे बर्फ को पिघलाना चाहती है। उसके जीवन की जो मरुभूमि है उसमें सब्ज़बाग के सपने उतारना चाहती है। पल भर के लिए ही उसकी खिलखिलाहट को सुरक्षित कर पकड़ लेना चाहती है। वो मानती है कि पुरुष के बिना स्त्री का जीवन बिना राग और रंग का है, निरर्थक है, बेकार है। माँ की सोच, पुरानी सोच, उसके जीवन में, पुरुष के जीवन में आने से राग, रंग, प्रेम, मान लौटता है। लेकिन इसके साथ ही माँ को निजता सुरक्षित करना, किसी को स्पेस देना, किसी की स्वतंत्रता का सम्मान करना भी आता है। और बेटी भी बीच बीच में माँ को दुलारती है, मनुहारती है, छेड़ती है, झिड़कती है, प्यार से झिड़कती है। तो बेटी के प्रति जो नरमी और सख्ती है, ये इनका आपसी पारस्परिक खेल है। ये खेल चलता रहता है, कभी अचानक सख्त हो उठती है और कभी मक्खन जैसे मुलायम हो जाती है। तो ये जो इनके आपसी ये नोकझोंक है, ये इस कहानी को गति देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। लड़की पहले थोड़ा खींचती है, बाद में दोनों में, क्योंकि दोनों समझदार हैं, तो कहानी आगे बढ़ती है। तो कहानी के अंतिम हिस्से में माँ जब बेटी के कमरे में आती है तो बेटी के आमंत्रण पर दोनों सिगरेट पीते हैं और बातचीत में एक समवयस्कता, याद रखिएगा, तो क्योंकि दोनों सिगरेट पी रही हैं तो समवयस्कता, साथीपन, दोस्ती और आत्मीयता बढ़ जाती है। ये माँ का एकालाप नहीं है, दोनों के बीच एक सार्थक सच्चा संवाद कायम होता है। विद्यार्थियों, मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि आमतौर पर माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान समाज के बने बनाए ढर्रे पर न चले। बार बार वो माने अवसरों से पहले चुनौतियों को चुने।
बार बार तरह तरह की परेशानियां आए उससे जूझे, धर्रों पर चुनौती देकर उन खतरों को बर्दाश्त करना, उनका सामना करना। हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चे जुझारू बने, लेकिन वैवाहिक जीवन के परंपरागत स्वरूप को नकारने के कारण माँ नाराज है बेटी से, खिन्न है, कभी कभी असंतुष्ट और अतृप्त भी हो जाती है अपनी बेटे से कि बेटी की शादी, उसका घर परिवार बसे या उसके भविष्य को लेकर हर माँ को, जैसे हर माता पिता को चिंता होती है, मम्मू को भी है। इन सबके बिना बेटी के जीवन में राग रंग नहीं है, एक खालीपन है, एक अधूरापन है। माँ ऐसा मानती है कि उसका अकेला रहना, बेटी का अकेला रहना माँ को अखरता है, और वो चाहती है कि अपने माँ जानती है कि बेटी ने परंपरागत रूढ़ियों को, जड़ता को, घर परिवार के बंधन को, इस स्वरूप को अस्वीकार किया है। वो नई सोच के अनुरूप नए संबंध चाहती है, नए तरह के संबंध का नजरिया है उसके अंदर। तो बार बार इशारों में से पूछती है, माँ जानना चाहती है दरअसल कि कुछ मनचाहा अपना कभी किया तुमने? किसी को कभी दोस्त क्यों नहीं बनाया? माँ पूछती है। मतलब माँ बेटी के जीवन से उस खालीपन को, एकाकीपन को मिटाना चाहती है, भरना चाहती है, और समवयस्क होकर, साथी बनकर ही, दोस्त बनकर ही ये पूछा जा सकता है। तो माँ बेटी के रिश्ते जैसे गुथ गए हैं। कृष्णा सोबती इतनी आज़ाद ख्याल इस मानसिकता को यहाँ लाती हैं कि जैसे बदल रहे हैं। माँ बेटी की तरह हो गई है और बेटी माँ की भूमिका में ज़्यादा जिम्मेदार, ज़्यादा मैं क्या कहूँगी कि माँ बेटी सयानी होती जा रही है और माँ में बचपना उतरता जा रहा है। मैंने कहानी के प्रारंभ में ही गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि से इसे जोड़ा। रेत समाधि तो अब आई, कृष्णा सोबती की ए लड़की, और सारी आधार भूमि, सारी पृष्ठभूमि आप देखें तो कहीं वो ज़्यादा बदलाव नहीं नज़र आता। कहानी की जो पृष्ठभूमि है, या जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट, एक सा लगता है। चलिए आगे बढ़ती हूँ। तो माँ बूढ़ी होकर के भी बच्चा बनने पर आतुर है ना, और बच्चे जैसा अपना सहारा अपनी छोटी बेटी में ढूंढती है। छोटी बेटी माँ बन जाती है। माँ बेटी पर तंज कसती है, छेड़ती है, कभी सिखाती है तो कभी बेटी से कुड़ती है, पर उबती नहीं है, माँ है। मीठी चुटकियाँ लेती है, फप्ती कसती है, और दोनों के बीच एक अदृश्य सा डोर है। दोनों एक दूसरे के मन को अच्छी तरह समझती हैं, और इसीलिए क्योंकि दोनों एक दूसरे के मन को अच्छी तरह समझती हैं, इसलिए कहानी में एक संतुलन बनाए रखती हैं। और इस तरह से दो अकेली स्त्रियां समानांतर, पैरेलल चल रही हैं, और ये दो अकेली स्त्रियों की कहानी है। एक माँ का भरा पूरा परिवार है, उसके सारे दर्द, तकलीफ, पीड़ाओं के साथ मृत्यु के आगमन की प्रतीक्षा है, और वो अकेली है। बेटी गृहस्थ जीवन नहीं चुनती, पारंपरिक समाज नहीं चुनती, पारंपरिक घर परिवार और रिश्ता संबंध विवाह को नहीं चुनती, तो वो अकेली है। पर दोनों में अंतर क्या है कि माँ के पास स्मृतियों का खजाना है, सुधियाँ हैं बहुत सारी, एक सघन संसार है स्मृतियों का, और वो बार बार अपने अतीत सुख में, मोह में लौट जाना चाहती है, लौटती भी है, क्योंकि एक आम मध्यम वर्गीय स्त्री अपने अतीत के सुख को बार बार याद करती है, जीवन के अनुभवों को बार बार याद करती है, और वो सोचती रहती है उसके अपने खाली समय में। तो माँ के विचार परंपरागत आम मध्यम वर्गीय स्त्री के हैं, जीवन के अनुभवों को सोचकर आगे की दिशा तय करती है। तो माँ का जो रूखापन है और तंज जो है वो धीरे धीरे कमने लगता है, घटने लगता है। माँ बेटी अंत में सखी सहेली जैसा व्यवहार करने लगती हैं। अब आप देखें कि मातृत्व जो है एक विलक्षण अनुभव है। एक स्त्री को माँ बनने की गरिमा दरअसल ये एक सृजन है, एक रचनात्मक गरिमा है। माँ के रूप में उसकी समस्त सृजनात्मक ऊर्जा जो है वो साकार होती है। वो उसका एक स्वाभाविक प्राकृतिक कर्म है हर माँ का। उस संतान में अपनी प्रतिछवि देखती है, उसे ही रूप आकार देती है, क्योंकि वो उसकी कल्पना है। स्त्री संतान उसकी कल्पना है, उसका सपना है।
तो उसकी संतान की महत्ता और सार्थकता को अपने साथ वो जोड़ लेती है। हर माँ ऐसा करती है। इसलिए शास्त्रों और पुराणों में भी माँ की महिमा का गुणगान बखान बहुत है। और इस कहानी की माँ भी स्त्री के सृजन धर्म को, स्त्री के मातृत्व को गौरवान्वित करती हैं। अब उसे लगता है कि गर्भावस्था के दौरान स्त्री में कुछ बनावट, शारीरिक बनावट ही नहीं, कुछ विशिष्टता आ जाती है। गुण स्वभाव में, बोल बर्ताव में भी कुछ विशेष गुण आ जाते हैं। तो कुछ अलग तरह की क्षमताएं, विशिष्टताएं स्त्री को मातृत्व के दौरान प्रकृति के समतुल्य कर देती है। प्रकृति भी ऐसी ही होती है। माँ बेटी से कहती है, लड़की, बच्चा बनाना एक तरह का यज्ञ है री। इन दिनों औरत पूरे ब्रह्मांड से शक्ति के कण कण खींचकर अपनी ऊर्जा ज्वलित करती है, अपने में कुछ विशिष्ट हो जाती है, अपने अंदर का आकाश निरखती है। जीव उत्पन्न करने में उसकी गूंज कुदरत से मिली रहती है। अपनी समरूपा उत्पन्न करना माँ के लिए बड़ा महत्वकारी है। समरूपा, स्त्री संतान की बात हो रही है, बेटी की बात हो रही है। वो कभी नहीं मरती, हो उठती है निरंतर। मतलब माएँ अपनी बेटियों में जिंदा रहती हैं, माएँ अपनी बेटियों में सतत जीती हैं। वे कभी नहीं मरती, वो निरंतर हो रही होती हैं। और यही सृष्टि का स्रोत भी है। तो ये कृष्णा सूक्ति लड़की में कहती है। अब अकेले रहने वाली लड़की माने बेटी, उसको माँ हर तरह से ये प्रलोभन, संबंधों का, रिश्तों का, विवाह का, घर परिवार का, संतान का महत्व समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश में लगी रहती है। वो मानती है कि बच्चे जीवन का पुरस्कार हैं। बच्चों को जन्म देकर माँ एक तरह से मृत्यु को झुठला देती है ना। मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। वो अपने बच्चों में अपने जीवन की निरंतरता देखती है कि मेरे बाद मेरा नाम लेवा कोई रहेगा। वो बेटी से कहती है, बच्चा हो गोद में तो समझो तीनों लोग एक मिश्री के कूजे में। और उसे लगता है कि माँ बनना एक अलग तरह का अनुभव है। माँ बनकर ही जिया जा सकता है और जाना जा सकता है। तो ये जानना, ये महसूसना वो अपनी बेटी को समझाती है। परोक्ष रूप में कई बार ये कोशिश करती है कि पुरुष का जीवन में आना या संतान का जीवन में आना, विवाह का होना कितना ज़रूरी है। माँ के महत्व को या प्रेम के महत्व को बार बार माँ इसीलिए समझाती है। दरअसल माँ जो है ना, माँ से ही हमारा घर है, घराना है, जहाँ से हम आते हैं। माँ हमारी पहचान होती है, माँ हमारी प्रकृति है, हमारी मिट्टी है, हमारा समुद्र है। तो माँ के प्रेम का पूरा सार बच्चे के विकास से, निरंतर विकास से जुड़ा हुआ होता है। तो बच्चे का होना या माँ के प्रेम का पूरा सार, क्योंकि हम अलग से अपने को नहीं देख सकते, हटाकर एक मनुष्य, एक स्वतंत्र मनुष्य के रूप में नहीं देख सकते। माँ से हमारा कुछ इस तरह का एक इरोटिक सा नाता होता है, एक रत्यात्मक नाता माँ से होता है। हम इसी से गुजरते हैं। तो माँ के प्रेम में एक इकाई के रूप में विकसित होना और दो व्यक्ति का अलग अलग प्रक्रिया से गुजरना, माँ को दो बच्चे से अलग होने की प्रक्रिया बर्दाश्त नहीं होती, जो नाभिनाल की पीड़ा की बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन वो उसमें सहयोग देती है कि उसकी अलग आइडेंटिटी हो, उसको स्पेस मिले, उसको अपनी इच्छा पूरा करने का पूरा हक है। तो माँ स्वार्थी नहीं होती, क्योंकि इसलिए निस्वार्थ होकर अपने बच्चों को देना जानती है। तो आइडेंटिटी भी देती है, खुशी से देती है। ठीक, लोभ, लालच, स्वार्थ की दुनिया में स्त्री के माँ के रूप में, मतलब स्त्री के जीवन में नहीं है, माँ के रूप में तो नहीं है। माँ के प्रेम में स्त्री का गौरव है। अच्छा, एक ठीक है, नित्य परिवर्तित ये दुनिया है, इस गौरव गाथा के पीछे उसके समस्त दुख हैं, उसकी पीड़ाओं पर वो पर्दा डालती है, वो मातृत्व के सुख का बखान करती है। उसे लेकिन हम सिर्फ उसे माँ तक न देखें। स्त्री सिर्फ एक गर्भाशय या दो अंडाशय नहीं है। और ये मातृत्व का सुख लेना कोई जैविक मजबूरी नहीं है।
दरअसल कृष्णा सोबती अपने मोटिव में, कहानी के मूल उद्देश्य में यह भी चाहती हैं कि मातृत्व स्त्री की नैतिक जिम्मेदारी है, ये उसका अपना चुनाव है, तो इसका स्पेस उसे मिलना चाहिए, इसकी आज़ादी उसे मिलनी चाहिए। अभी तक बहुत सारी, पूरी दुनिया में बल्कि बहुत कम राष्ट्र ऐसे होंगे, बहुत कम क्षेत्र समाज ऐसे होंगे जिन्होंने स्त्री को यह आज़ादी दी है कि बच्चों का लालन पोषण एक समूह और एक परिवार की स्त्रियां ही केवल करती थी, या संतान एक सामूहिक जिम्मेदारी होता था, या संसार की समस्त मादा जीवधारी जो हैं केवल वही इस दायित्व का निर्वहन करती थी, या संतान का पालन पोषण जो है केवल स्त्रियों के जिम्मे आता है। अन्य जीवधारी माताओं में ये नहीं दिखता। तो स्त्री के लिए अपने ही पैरों की बेड़ी बनाना या संतान उत्पत्ति उसका अपना स्पेस है, अपनी इच्छा पर है, ये पारंपरिक स्त्रियां नहीं समझ सकती। इसी रूप में यह कहानी मातृत्व का गौरवमयी व्याख्यान नहीं है, ये बल्कि उसकी ऐतिहासिक पीड़ा के मर्म को उद्घाटित करती है कि संतान स्त्री के हिस्से का बहुत कुछ छीन लेती है। स्त्री जब माँ बनती है तो उसकी अपनी आज़ादी, अपना स्पेस, अपने सुख, अपनी इच्छाएं, कामनाएं छिन जाती हैं। तो माँ की विडंबना भी यही है कि वो अपने परिवार को संजोने में, समेटने में, एक साथ करने में, उसमें सपना बुनने में मर खप कर संतान को पाल पोस कर बड़ा करती है, और उन्हीं संतानों के लिए ही लगातार वो कुर्बानी भी देती है। आगे चलकर संतान बिखर जाती हैं, सबकी अपनी अपनी जिंदगियां होती हैं, वो अलग अलग दायरों में, अलग अलग परिधि में होती हैं, अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाती हैं। तो इस कहानी में भी माँ खुद को संतान को सुख देने वाली दुधारू गाय बना दिए जाने की पक्षधर नहीं है मम्मू। वह बेटी से समस्त माताओं की पीड़ा उद्घाटित करती है। माँ पैदा करती है, पाल पोस कर बड़ा करती है, फिर उसी की कुर्बानी। माँ को टुकड़ों में बांटकर परिवार उसे यहाँ वहाँ फैला देता है। कारण तो यही ना कि समूची रहकर कहीं उठ खड़ी न हो माँ। माँ को गाय या धाय बनाकर क्यों रखते हो कि वो खटती रहे, वो सुख देती रहे, उसका काम बस इतना ही है, अपने तई कुछ भी ना समझे, अपने तई मतलब अपने लिए, और बच्चों के लिए, घर की व्यवस्था करने के लिए वो खटती रहे। तो ये माँ आप देखें कि कृष्णा सोबती की ये माँ विद्रोहिणी है, प्रतिरोध का स्वर रखती है, आज़ाद ख्याल स्त्री है, तभी तो अपनी संतान से दोस्ती गांठती है। शादी करना या माँ बनना, ये दोनों ही मामले स्त्री के चुनाव या उसके निर्णय पर होने चाहिए। इस कहानी में माँ भी यही चाहती है कि शादी के बाद स्त्री अपने व्यक्तित्व की स्वाधीनता को बचाए रखे, पुरुष के अधीन न हो जाए। वो अपनी नर्स सूजन से कहती है कि सूजन, शादी के बाद किसी के हाथ का झुंझुना नहीं बनना, अपनी ताकत बनाने की कोशिश करना। शादी के बाद आधिपत्य का भाव सिर्फ पुरुषों में नहीं, स्त्रियों में भी होता है। इस जटिलता को जिसने भोगा है वही जानेगा। माँ ने भोगा है, माँ समझती है। स्त्री पति के तन पर, मन पर अपना अधिकार जताना चाहती है, सर्वाधिकार चाहती है, एकाधिकार चाहती है। माँ का बेटे पर जो स्वाभाविक अधिकार होता है उसे वह खुलेआम चुनौती देती है। वह सिर्फ अधिकृत नहीं है, अधिकार भी जमाना जानती है, खासकर पर पति पर। पुरुष पर तो वो तभी पूरा एकाधिकार जमाती है जो पति नाम का जीव है उस पर। तो हमारे समाज के जो रीति रिवाज हैं, जो नियम हैं, जो कुछ कायदे कानून हैं, वो कुछ ऐसे हैं कि शादी के बाद एक स्त्री को अपना घर छोड़ना पड़ा, जहां वो जिस परिवेश में पलती बढ़ती है उसे छोड़ना पड़ा। औरतें हमेशा दो घरों के साथ एक सामंजस्य बनाकर चलें, दो घरों की मर्यादा हो, दो घरों की गरिमा को बढ़ाएं। एक घर वह जो पीछे छूट जाए, दूसरा जिसमें उसे जड़ें जमानी है अभी, एक में आदर पाना है अभी। पहले वाला घर धुंधलाता जाए पर स्मृतियों में हमेशा जगमगाए, सुधियों में तो हमेशा वो बना रहता है। तो माँ को घर को बनाए रखने, उसे थामे रखने का गर्व तो है, पर कहीं ना कहीं
माँ मम्मू अपनी लंबी जिंदगी की व्यर्थता का बोध भी करती है कि बिता दिया रो खप कर, खट कर, थक कर। तो घर को बनाना, घर को संभालना, घर को चलाना, इस सब के पीछे स्त्री की अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाएं कहीं छूट जाती हैं। इस कहानी में यह भी है। वह इन सब में कहीं न कहीं खंड खंड होती जाती है। इस कहानी की माँ पारिवारिक संबंधों के प्रति अपने गहरे राग तो व्यक्त करती है कि परिवार उसे चाहिए, घर चाहिए, पति चाहिए, संबंध चाहिए, पर उसे लगता है पारिवारिक जीवन में उसे बहुत कुछ खोना पड़ा और अकेली जिंदगी में और जो अकेला है उसे तो फिर खोना ही खोना है, उसके पास क्या बचेगा। तो कहती है कि घर परिवार की छोटी सी कर्मभूमि से ही स्त्री की अपनी और दूसरों के प्रति पहचान जुड़ी हुई होती है। लेकिन इस चरित्र की विडंबना ये भी है साथियों कि परिवार का गौरवान्वीकरण नहीं है। परिवार संबंध पति चाहिए, लेकिन उसमें अपने को खो देने का, अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ वैल्यूज और क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। तो अपनी आइडेंटिटी खो देना, अपने को खो देने का दुख है माँ को। अपने निजत्व, अपनी अस्मिता को खोने का दर्द माँ महसूस करती है। तो गृहस्थ जीवन के अनुभव सिर्फ सुखद नहीं होते, उसके अनुभव बड़े कसैले भी हैं, बड़े कड़वे भी हैं। और माँ जानती है कि गृहस्थी को चलाए रखने के लिए स्त्री को ही बार बार सहना जूझना पड़ता है, स्त्री को ही कुर्बानी और बलिदान देना पड़ता है। माँ कहती भी है एक स्थान पे कि गृहस्थ में पांव रखकर स्त्री का जो मंथन मर्दन होता है वह भूचाल के झटकों से कम नहीं होता। औरत सहन कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसको सहन करना पड़ता है। घर परिवार से जुड़े स्त्री का जो घरेलू श्रम है उसकी उपेक्षा की जाती है। कामकाजी स्त्री नहीं मानी जाती घरेलू श्रम करती हुई स्त्रियों को। तो लेखिका कृष्णा सोपती जी ये सवाल भी बहुत जरूरी, बहुत मुकम्मल सवाल उठाती हैं कि पुरुष बाहरी काम करे तो अर्थ प्राप्ति करे, अर्थ माने दोनों, मीनिंग भी अर्थपूर्ण हो जाए और रुपया पैसा, जबकि स्त्री अपने को खपा दे, कूट कर, पीस कर, खटती मरती, पर वो घरेलू है तो निरर्थक समझा जाए उसका श्रम। तो ये मूल्य विहीन जो समाज है, कृष्णा सोपती इस ओर भी इशारा करती हैं। धीमा ही सही एक इशारा है। माँ परिवार में पुरुष की भूमिका को पहचानती है और उसका कारण है उसकी कमाई, वही घर चलाता है, परिवार चलाता है, उसी की जिम्मेदारी परिवार चलाना। स्त्री को अधीनता स्वीकार करने के लिए यही बात बाध्य करती है कि घर का यह खेल बराबरी का नहीं, ऊपर नीचे का है। घर का स्वामी कमाई से परिवार के लिए सुविधाएं जुटाता है, घर का स्वामी ताकत से पैसा बनाता है, कमाता है। इसी प्रभुताई के आगे गिरवी पड़ी रहती है बच्चों की माँ, गिरवी पड़ी रहती है, मतलब जीवन भर अपने को सरेंडर करके चलती है। तो पुरुष की अधीनता को स्वीकार नहीं करती और स्वतंत्रता की पक्षधर है। एकदम नई बात है ये। बेहतर स्त्री पुरुष संबंधों को सम्मान तो देती है, लेकिन पितृसत्तात्मक, सामाजिक और पारिवारिक संरचना में जो गड़बड़ियां हैं उस ओर इशारा भी कृष्णा सोपती मम्मू के बहाने करती हैं। तो स्त्रियों के जो व्यक्तित्व का जो क्षरण हुआ है, जो हरण हुआ है, या इस पितृसत्तात्मक समाज में जो स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए थी, उसे कभी प्रेम से, तो कभी दबाव से, तो कभी परंपरा के नाम पर, इन सब के नाम पर उसके व्यक्तित्व को बांध दिया गया, सीमित कर दिया गया। तो इस कहानी में मम्मू भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण अपना मनचाहा नहीं कर पाई, परिवार को गौरवान्वित करती रही। ठीक, तो परिवार को बसाना, परिवार को गौरवान्वित करना, ये स्त्री की दास्ता जो है, दास्ता ही तो है कि आधुनिक वैयक्तिक परिवार नारी की खुली या छिपी हुई घरेलू दास्ता पर आधारित है, और आधुनिक समाज वह निकाय है जो वैयक्तिक परिवारों के अणुओं से मिलकर बनता है। ये एंगल्स कहते हैं, एंगल्स का कोटेशन है। तो अधिकतर परिवारों में कम से कम जो पुरुष की जीविका के पर पेट पलता है परिवार का, अधिकतर परिवारों में के अंदर उन्हीं का आधिपत्य कायम रहता है
और इसकी कानूनी विशेषाधिकार की आवश्यकता कोई नहीं होती। परिवार में पति बुर्जुआ होता है, पत्नी सर्वहारा होती है। ये फ्रेडरिक एंगल्स कहते हैं परिवार निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति में। कृष्णा सोबती की इस कहानी में स्त्री अस्मिता भी है, स्वाधीनता की प्रबल पक्षधरता भी है। परिवार की सबसे पहले जो स्त्रियों की स्वतंत्रता या आज़ादी का अपहरण कर लिया जाता है प्रेम के नाम पर, जिस तरह के दबाव बनाए जाते हैं, तो ये चरित्र मम्मू भी परिवार की उतनी ही प्रबल पक्षधर है, पर वो पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व नहीं करती। वह पारिवारिक जीवन के भीतर जो पीड़ाएं उभरती हैं उसे उभारना जानती है, हास प्रयास करती है उसके प्रति। उसे लगता है कि जो वो इतनी व्यस्त रही और मनचाहा कुछ नहीं कर पाई, तो उसके प्रति उसके भीतर खींच है और अपनी बेटी को वो प्रतिपक्ष के रूप में बचाए रखती है। तो इस क्रम में नहीं लाना चाहती, समस्त दुख और पीड़ाओं को सहती। आज जब वो मृत्युशैया पर है तो वो अपने इस अकेलेपन को या इस मरने खपने को धिक्कारती है। बेटी को घर परिवार का जो नया रास्ता चुनने के लिए कहती है, वो तो उसके एकाकीपन से कि वो उसका अकेलापन खत्म हो जाए, लेकिन एक मर्दवादी सोच या एक पुरुष सत्तात्मक परिवार या संबंध में ढकेलने के लिए नहीं। परिवार पर विश्वास करती है, लेकिन केवल प्रेम और मनोहार से औरतों का आपस में घृणा करना, बच्चों का धीरे धीरे वयस्क होना, एक दूसरे से बिखर जाना, अलग हो जाना, ये सब कुछ लगातार चलता रहा। मर्द का दबदबा लगातार चलता रहा और इस सब का विरोध वो करती है कि खूंटे पे बंधा नहीं रहना है। तो इस कहानी को हम कुछ इस तरह से देखें कि कुछ सीमाएं हैं, पर इस कहानी में अस्मिता की लड़ाई है, स्वतंत्र व्यक्तित्व की तलाश है। परिवार कभी स्त्री का पर्याय नहीं हो सकता। परिवार से अलग भी उसकी अपनी एक पहचान बननी चाहिए, उसका अपना एक निजी व्यक्तित्व भी होना चाहिए, है ना। परिवार के हुजूम में, भीड़ में उसे अपने को खो नहीं देना चाहिए। मैं हूँ, मैं तुम नहीं हो सकती। तो कहानी के अंत में मम्मू भी परिवार से अपने को अलगा कर, अपने व्यक्तित्व को अलगा कर देखती है, तलाशने की कोशिश करती है और कहती है, मैं तुम सबकी माँ जरूर हूँ पर अलग हूँ। मैं हूँ, मैं तुम नहीं और तुम मैं नहीं। माँ का यह बोध व्यक्तित्व की स्वतंत्रता का बोध है और यही कृष्णा सोबती जी स्थापित करती हैं। ये कहानी इसी बात पर बल देती है, स्त्री स्वाधीनता पर और स्वतंत्रता के मार्ग पर, आत्मनिर्भरता पर। स्त्री आर्थिक दृष्टि से जब स्वतंत्र होगी, जब उसको वैयक्तिक स्वतंत्रता मिलेगी, जब वह परिवार में रहकर अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को देखेगी, अपने निजी व्यक्तित्व को तलाशेगी, पुरुष के हाथों का खिलौना नहीं बनेगी। यह सब कुछ इस कहानी के माध्यम से एक जरूरी संदेश के रूप में दिखता है। बेटी तो है ही स्वतंत्रता और स्वाधीनता की पक्षधर। वो परिवार और समाज अभी नया नहीं बन पाया है, अभी हमारी सोसाइटी में बदलाव नहीं आया, मानसिकता में बदलाव नहीं आया है। अभी हमारे पास जो पारिवारिक ढांचा है उसमें स्त्री के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। माँ बेटी से कहती है, तुमसे निजकारी गूंज के लिए बड़ा आकाश और बड़ी धरती चाहिए। ये कितने अफसोस की बात है कि भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में अभी वो ढांचा नहीं बन पाया। निजकारी गूंज, अपनी आइडेंटिटी को तलाश करती हुई लड़कियों के लिए बड़ा आकाश चाहिए, बड़ी धरती चाहिए। जो दिलों पर अर्गलाएं चढ़ा देते हैं, उनका आकाश उन्हीं तक सीमित रह जाता है। उनकी दौड़ भी उनके घर तक ही समाप्त, बस उसी के आसपास थई थई ताता थई, है ना। तो थई थई रोटियां सेकते जाओ, मकड़ी का जाल बुनते जाओ। सुन रही हो ना, वहां भी ज्यादा कुछ नहीं रखा। तुम किसी के अधीन नहीं, स्वाधीन हो लड़की। यह ताकत है, यह सामर्थ्य है, शक्ति है। समझ रही हो ना। इस प्रकार माँ स्वतंत्रता को स्वीकारती है। माँ संबंधों को नकारती नहीं, लेकिन बेटे बेटी का फर्क पूरे परिवार को जोड़े रहने में, दुनियादारी में, चौखट की रखवाली में अपने को कहीं खत्म कर देती है। तो माँ अब बढ़ी हुई उम्र में
हड्डी के टूट जाने के बाद, ऑपरेशन के बाद, घाव के ठीक न होने के बाद भी अपनी दुख में डूबते उबराते, अपनी इच्छाओं, अपनी बड़बड़ाहटों, अपनी चुहल में, अपनी छेड़छाड़ में ये बात कह जाती है, कभी अपनी नर्स सूजन को तो कभी अपनी बेटी को। तो एक लंबी कहानी है ये, और लेखिका अपनी ओर से कुछ नहीं कह रही हैं, वो संवादों में, सूत्रों में बात करती हैं। संवाद में के केंद्र में बेटी ही है, सब कुछ उसी को संबोधित है। सारी प्रतिक्रिया, सारे प्रत्युत्तर और क्या कह सकते हैं, संवाद में आवश्यक है, भागीदारी है। तो कहीं कहीं एक आलाप भी है, ज़्यादातर माँ ही बोलती है, तो बेटी भी अपनी ओर से कभी बोलती है, लेकिन स्वगत कथनों में भी मनस्थितियों के अनुरूप स्वाभाविकता है ना, विविधता है। इस कहानी की भाषा में भी एक कविता सी लगती है। अब फिर मैं वही कहूँगी, गीतांजलि श्री की रेत समाधि, उसकी भाषा में भी काव्यात्मकता है। कई संवेदनशील प्रसंगों में, स्थितियों के संकेतों में, प्रतीकों, उपमानों में ये काव्यात्मकता दिखती है कि मृत्यु के करीब पहुंची स्त्री अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए दरअसल जीवंतता से खुद को जोड़ने के लिए, अपने दर्द को जीवंत बनाने के लिए, अपने दर्द तकलीफ को थोड़ी देर के लिए बिसरा देने के लिए हास परिहास करती है, अपने एकालाप से बचना चाहती है, अपने वो संवाद करना चाहती है सबके साथ। तो तमाम सीमाओं के बावजूद लड़की कहानी मृत्यु से मुठभेड़ कर रही है, जीवन का उत्सव मना रही है। एक ऐसी स्त्री मम्मो, अदम्य जिजीविषा की कहानी है। ये संसार और जीवन की खूबसूरती में अगाध विश्वास करने वाली स्त्री की कहानी है, जो जीने की ललक पैदा करती है हम सब में। ये माँ बेटी के अपरिभाषित संबंधों की कहानी है, उनकी गांठों को खोलती कहानी है, उनकी उलझनों को सुलझाती कहानी है, और तमाम स्त्री अस्मिता और वैयक्तिक स्वतंत्रता की तलाश करती नायाब कहानी है। तो कृष्णा सोपती जी माँ बेटी की आपसी समझ और संवेदना की जो दो नदियां बह रही हैं, जो निजी दो व्यक्तित्व के रूप में रस का संचार कर रही हैं, उनकी शिकायतें हैं, उलाहने हैं, हंसी मजाक है, शोखी है, चुहलबाजी है, आपस में बनावटी एक दूसरे के प्रति गुस्सा है, लेकिन उनकी रिश्तों में ये धूप छां जो है, ये मूड मिजाज जो है बार बार बदलता जो है, यही तो माँ बेटी का संबंध भी है कि कभी वो उछलती कूदती हैं, कभी गिरती भागती हैं, दो पहाड़ी नदियों की तरह, लेकिन दोनों को एक दूसरे में अटूट विश्वास है। बहुत शुक्रिया।